आयुर्वेद की तो डेफिनेशन में ही मेंटल हेल्थ है। सम दोषः समाग्निः सम धातुमल क्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रियः मनः। मन नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी स्वस्थ कहलाओगे आप। अगर मन प्रसन्न नहीं है, मन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्वस्थ ही नहीं हो। सुसाइड का सबसे मेन कारण डिप्रेशन है, और डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इशू है। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पागल हो, ऐसा नहीं है। हर टाइम सर में दर्द रहता है, या बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती है, नींद नहीं आ रही है अच्छे से, हाथ पैर कांपते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेद में भी साइकेट्री है और बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। जितनी ज़रूरी आपकी फिजिकल हेल्थ है, उतनी ही ज़रूरी मेंटल हेल्थ है। अगर बच्चों को अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा आप उसको सब समझा रहे हो, सिखा रहे हो, वो लर्न नहीं कर पा रहा है, तब आपको अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा का स्पेशल सेगमेंट गेस्ट इन द स्टूडियो, जहां आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुर्वेदिक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शादाब खान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं SIAR कॉलेज में, और इसी के साथ वो डायरेक्टर और फाउंडर हैं आयु केयर के। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेत्रा में। सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि साइकियाट्रिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है? साइकियाट्रिस्ट वो होता है, वो डॉक्टर है जो कि मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियों को देखता है, जैसे डिप्रेशन है, जिसको आप साथ भी बोलते हैं, एंजाइटी है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या नींद की समस्याएं हैं, या एडिक्शन है। और जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो डील करता है ब्रेन से रिलेटेड और न्यूरॉन्स जो होते हैं, नसों की जो समस्याएं होती हैं उनसे, जैसे पैरालिसिस है या मोटर न्यूरॉन डिजीज है। अब ऐसे ही अगर हम और इसको डीप में देखते हैं तो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ अगर हम समझ जाएंगे तो इसमें दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। मेंटल हेल्थ जो होती है वो एक स्टेट ऑफ वेलबींग है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की वह अवस्था है जिसमें हम लोग रोजमर्रा के स्ट्रेस को लेते हुए भी, है ना, जो हमारा स्ट्रेस है डेली रूटीन का, हमारी लाइफ का, उसको लेते हुए भी हम लोग ठीक ठीक काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, एक प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। अगर वो सारी स्ट्रेस होने के बाद भी, सब कुछ काम होने के बाद भी अगर हम सब ये कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। नहीं है, ये इन सब में हैम्पर हो रहा है, तो शायद से कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसी न्यूरोलॉजिस्ट की बात होती है, तो न्यूरोलॉजिस्ट में क्या है, उसमें नसों से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन्स और ब्रेन से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज भी होते हैं। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों मिलके साथ में देखते हैं। मेंटल हेल्थ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी जा सकती है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मेंटल हेल्थ, दोनों इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। आयुर्वेदा में साइकियाट्री का क्या रोल? बहुत कम लोगों को पता है कि आयुर्वेद में भी न्यूरोसाइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन होता है। ये मनोविज्ञान मानस रोग में MD होती है न्यूरोसाइकियाट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी तो निमहैंस ने भी स्टार्ट किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो और आयुर्वेद में न्यूरोसाइकियाट्री का क्या है, मानस रोग जिसको बोलते हैं, मेंटल हेल्थ, मैं इसको बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद की जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो बिना मेंटल हेल्थ के पूरी ही नहीं होती है। मैं उसका एक संस्कृत का कोट है, सम दोषः समाग्निः सम धातुमल क्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रियः मनः स्वस्थ इति विधेयते। तो इसमें जो ये पूरा है, उसमें बिना मन के ये डेफिनेशन पूरी ही नहीं हो रही है। अगर मन भी प्रसन्न है, मन नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी स्वस्थ कहलाओगे आप। अगर मन प्रसन्न नहीं है, मन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्वस्थ ही नहीं हो। तो आयुर्वेद की तो डेफिनेशन में ही मेंटल हेल्थ है, और मेंटल हेल्थ के लिए आयुर्वेद में बहुत सब बोला गया है। जैसे आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस बोले हैं, उसमें एक ब्रांच जो है वो पूरी मन के साथ में डील करती है ना, और बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं आयुर्वेद में। और जितनी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं हम, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, स्किज़ोफ्रेनिया का आयुर्वेद में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलता है। अपस्मार यानी कि एपिलेप्सी का बहुत अच्छे से है, मेरे पास खुद पेशेंट्स हैं, एपिलेप्सी के भी हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के हैं। डिप्रेशन का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट है, एंजाइटी का है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का है। तो आयुर्वेद में तो पूरी एक ब्रांच साइकेट्री के लिए है। तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है
कि आयुर्वेद में भी साइकेट्री है और बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और अच्छे से काम करेंगे। हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि इस स्टेट में एक आयुर्वेदिक मेंटल हेल्थ सेटअप होना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, जैसे केरल में है। केरल में एक आयुर्वेदिक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पे रिसर्च भी होती है और हॉस्पिटल भी है। तो उत्तराखंड में भी हो जाता है क्योंकि आयुष प्रदेश है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोगों को आयुर्वेद में भी मेंटल हेल्थ के इशू सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। एंजाइटी और डिप्रेशन, इन दोनों में कोई अंतर है? लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये हमें डिप्रेशन है या एंजाइटी है। देखिए, अगर किसी को डिप्रेशन है तो 3 मोटे मोटे टर्म हैं, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और होपलेसनेस का मतलब होगा कि कुछ भी मेरे से नहीं हो रहा है। वर्थलेसनेस में किसी काम का नहीं हूँ, ठीक है। तो जब उसको ये लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, जब ये फीलिंग होती है, डलनेस फीलिंग होती है, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, मूड बहुत ज़्यादा डल फील होता है, तो वो हम उसको कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन जैसे कुछ हो सकता है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए अगर किसी के अंदर ये दिक्कतें हैं तो कि उसको डिप्रेशन हो गया है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी एक डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेंगे। लेकिन अगर ये दिक्कतें आती हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, वो डिप्रेशन जैसा है। एंजाइटी में क्या होता है? एंजाइटी में हाथ का कांपना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीने आना, घबराहट होना और छोटी छोटी जगह पर बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करना। पेशेंट बोलते हैं कि हम लिफ्ट में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घुटन होती है, या एकदम से लाइट चली गई तो घुटन होती है। तो ये होता है, और दोनों चीज़ें एक साथ भी मिल सकती हैं, जिसको हम एंजाइटी मिक्स्ड डिप्रेशन बोलते हैं। तो कई बार डिप्रेशन की स्टार्टिंग की अवस्था में एंजाइटी जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, एंजाइटी के साथ में भी डिप्रेशन जैसे मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपको होपलेसनेस, वर्थलेसनेस दिखता है, डलनेस फील होता है, तो उसको डिप्रेशन जैसा बोला जा सकता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कपकपाहट होती है, बहुत पसीना आता है, हाथ बिल्कुल कांपने लगते हैं, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मुझे धड़कन बहुत तेज़ हो रही है ना, और मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो तब उनको अपने जो भी नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है या कोई डॉक्टर है, उनसे जाके मिलना चाहिए। इसमें साइकाट्रिस्ट का क्या रोल होता है? जितनी भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको साइकेट्रिस्ट डील करते हैं। साइकेट्रिस्ट का रोल आजकल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ग्लोबल बर्डन इतना ज़्यादा है मेंटल इश्यूज का, मेंटल इलनेसेस का। अगर हम इंडिया में भी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 14% ऑफ पॉपुलेशन साइकेट्रिस्ट इश्यूज से जूझ रही है और साइकेट्रिस्ट की कमी है। तो अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो इस चीज़ का आपको हल दे सकते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है ना। अननेसेसरी आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं या एडिक्शन हो गया है, तो उससे आपको बचा जा सकता है। वो एक अच्छे से आपको पूरा गाइड कर सकते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, या आपको मेडिसिन के साथ साथ में काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत है, कुछ थेरेपीज़ की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। जी, आपने पसीना आने की बात की। एक बीमारी है हाइपरहाइड्रोसिस। ये एक मतलब साइकेट्रिक यानी मेंटल कोई डिसऑर्डर है या फिर कोई फिजिकल डिसऑर्डर? देखिए, हाइपरहाइड्रोसिस को एंजाइटी से बहुत ज़्यादा कोरिलेट किया जाता है, और एंजाइटी के अंदर हाइपरहाइड्रोसिस वाले फीचर्स मिलते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि मैं अगर बात करता हूँ तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ साइंस में एंजाइटी से रिलेटेड दवाई दी जाती हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आयुर्वेदिक साइंस की बात करता हूँ तो है, इन्वॉल्वमेंट तो है ना, उसमें मन का इन्वॉल्वमेंट है, साथ दोनों चीजों का इन्वॉल्व। साइकोसोमैटिक इसको हम बोलेंगे, साइकेट्रिस्ट भी है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी है, सोमैटिक यानी कि शारीरिक बीमारी भी है, तो दोनों का इलाज किया जाएगा उसमें। एडिक्शन में कितना यह ब्रेन का काम होता है, कितना मेंटल होता है एडिक्शन, और कैसे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, एडिक्शन सब्सटेंस अब्यूज की बात मेरे ख्याल से आप कर रहे हो, ये टोटली मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। पेशेंट का जो इनर कोर है, हमें उसको बिल्टअप करना होता है जिससे वो छोड़ दे, क्विट कर दे, है ना। अगर सब्सटेंस अब्यूज है, चाहे वो बीड़ी का नशा हो, तंबाकू का है, अल्कोहल का है, या ड्रग्स हैं इतनी सारी, है ना, उनका है, तो उसमें काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमें पेशेंट का, आयुर्वेद में बोलते हैं सत्वावजय चिकित्सा। सत्व का मतलब होता है जो हमारा पॉजिटिव इनर है ना, उसको हमें एनहेंस करना है। जब सत्व बढ़ेगा
तो पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये उसको समझ में आने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, मुझे छोड़ना चाहिए। तो उसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। साइकेट्रिस्ट कह दो या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कह दो, है ना, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इसको अगर डील करते हैं तो पेशेंट टी एडिक्शन में काम। लोग कंसिडर करते हैं कि आज के समय में कि एक साइकेट्रिस्ट के पास वही इंसान जाता है जो पागलपन का शिकार है, तो ये कितना सच है? हाँ बिल्कुल, लोग समझते हैं ऐसा, क्योंकि ये एक टैबू है, मतलब लोगों का मिथ है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पागल हो। ऐसा नहीं है। लोग ये इस वजह से साइकेट्रिस्ट के पास जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, कोई हमें देख लेगा तो वो पागल बोल देगा। इसी चीज को दूर करने के लिए कि लोगों के अंदर से ये टैबू, ये मिथ, ये भावना खत्म हो जाए, इसी चीज को दूर करने के लिए ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो 10 अक्टूबर है उसको अवेयरनेस की तरह यूज किया जाता है कि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आए कि आपके अंदर अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव टू स्पीक अप। अब से 2-3 साल पहले की बात है, WHO 10 अक्टूबर को यानी कि मेंटल हेल्थ डे पर एक थीम बनाता है। तो डिप्रेशन भी था, 2-3 साल पहले की बात है, जब डिप्रेशन थीम थी तो उन्होंने बोला था डिप्रेशन लेट्स टॉक, मतलब यू हैव टू ओपन। तो उसी के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, या सभी लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। तो वो टैबू हटना चाहिए, हमें सबको एक साथ मिल करके इस चीज को लोगों के दिमाग से निकालना चाहिए कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने की वजह से हम लोग पागल हैं इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए भी आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लग रहा है कि आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, नींद नहीं आती है ना, या आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो एंथुजियाज्म नहीं रहा है आपके अंदर जो पहले था, आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बच्चों पे गुस्सा आ जाता है, या आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो रही है मेंटल लेवल पर, तो आपको जरूर अपने नियर बाई किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए, जिससे आपको आगे जाकर के उसका उपचार मिल सके। साइकेट्रिस्ट के लिए मेंटल इलनेस क्या है? मेंटल इलनेस, इसका मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। मेंटल इलनेस क्या है? देखिए, हर किसी को नॉर्मल रूटीन में कुछ ना कुछ तो रहता है ना। आपको भी स्ट्रेस है, मुझे भी स्ट्रेस है, मुझे भी घर चलाना है, आपको भी घर चलाना है, हर किसी को। तो ये स्ट्रेस है। ऐसे ही एग्जाम के टाइम पे बच्चों को स्ट्रेस होती है। कुछ बच्चे उस स्ट्रेस में अच्छा पढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे इतनी ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो उस एग्जाम को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एक लेवल तक सबके अंदर रहता है, वो होना भी चाहिए। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कि वो मानसिक स्वास्थ्य का वो अवस्था है जिसमें हम अपनी रोजमर्रा का सारे के सारे स्ट्रेसेस के साथ में काम कर रहे हैं और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। लेकिन जब हम उस चीज को क्रॉस कर जाते हैं, वो स्ट्रेस, वो हमारा तनाव इतना ज्यादा आ जाता है कि हम उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। सपोज स्टेज फियर होता है, लोग स्टेज पे जाने पे डरते हैं, वो उस डर की वजह से स्टेज पे जा ही नहीं पाते हैं। और उन्हीं में से कुछ इतने अच्छे वक्ता भी होते हैं, तो लाइफ लॉन्ग वो जाएंगे नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा उनकी एबिलिटी का कि वो अच्छे वक्ता भी थे, सिर्फ इसी वजह से कि उनको हेजिटेशन था। ये जो मैं इलनेस की बात कर रहा हूँ कि लोगों के लिए क्या है, ये डिपेंड करता है कि उसको डिजीज कौन सी है, क्या है। अब स्किज़ोफ्रेनिया की बात करता हूँ तो इलनेस है। इलनेस एक बहुत बड़ा टर्म है, डिसऑर्डर थोड़ा छोटा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज और छोटा है। इश्यूज को, इलनेस को हम काउंसलिंग के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें हमें मेडिकेशंस भी देनी पड़ती हैं। सर, एक बड़ा व्यक्ति ये बता सकता है कि जो समझदार है उसे पता है कि उसे क्या दिक्कतें हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो बता तो नहीं सकते, तो उनके पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनके बच्चे में कोई तकलीफ है या नहीं है? देखिए, अगर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उसमें तो एक स्टेज तक हम बड़ी दिक्कत होती है। 2 साल के से भी छोटा बच्चा है तो उसमें पता नहीं चल पाता है। कुछ जगह पता चल जाता है, कुछ पे नहीं पता चल जाता है। 2 साल से बड़े बच्चों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कर रहे हैं, हमें उनको देख सकते हैं। कैसे हैं? एक उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। हम ये देख सकते हैं, जो भी माएँ हैं उनको हम अवेयर करा सकते हैं कि कितनी एज में बच्चा घुटनियों चलना स्टार्ट करता है, कितनी एज में बच्चा अपनी गर्दन संभाल लेता है ना, कितनी एज में बच्चा उंगली पकड़ना सीख जाता है। तो अगर ये चीजें डिले हैं,
घर में जितनी भी माता बहना है वो बहनें हैं उनको सबको पता है कि बच्चा इतनी एज में तो क्रॉल कर लेता है, इतनी एज में बच्चा टर्न हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा उस एज में टर्न नहीं हो पा रहा है, उस एज में बच्चा घुटनियों नहीं चल पा रहा है, या बच्चे के कान में ऐसे चुटकी बजा करके देखते हैं कि बच्चा सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है, तो अगर ऐसा आप कर रहे हो, वो बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यूजुअली क्या होता है, 8 महीने 6 महीने के बाद के बच्चों को हम जब थोड़ा सा भी अगर उसको स्टिमुलेशन देते हैं, कैसे करते हैं, या तो चुटकी बजा करके करते हैं या कुछ साउंड करते हैं, गाना सुनाते हैं, तो बच्चा रेस्पॉन्ड करता है। अगर बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चा रात भर सो ही नहीं रहा है, दिन में भी नहीं सो रहा है, रात में भी नहीं सो रहा है। बहुत स्टार्टिंग में तो बच्चे सोते नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो आपको बात करनी है। बच्चा फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ऐसे बच्चों में एक कंडीशन होती है ADHD जिसको बोलते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी मैं इसको नहीं कहूंगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपरट्रॉफी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा नटखट होते हैं, वो मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं आपकी बात। अगर बच्चों को अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा आप उसको समझा रहे हो, सिखा रहे हो, वो लर्न नहीं कर पा रहा है, तब आपको अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी है। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, छोटी छोटी बात पर बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, तब आपको अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी है। बच्चे को आप सिखाते हो लेकिन वो अक्षर जो लिख रहा है उनको उल्टा सीधा लिखता है, B और D है, तो उसमें क्या करता है वो, या C है, C का को जैसे राउंड करना है वो वैसे ना करके उल्टे साइड से कर रहा है, तब उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी है। ठीक है। या कई बार क्या करता है कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा, कई बार फिट्स भी आते हैं बच्चों को, अगर दौरा पड़ रहा है तो भी बात करनी है। और मोटा मोटा ये याद रखना है कि बच्चे का बिहेवियर सडनली चेंज हो रहा है तो बात करनी है। बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, न्यूसेंस है, और छोटी मोटी हर किसी माँ को लगता है कि उसका बच्चे में दिक्कत है, मतलब खा नहीं पा रहा है, या उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, या बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक लग रहा है, माँ को लग रहा है कि नहीं ये तो स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है, या बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। सर, आपने अल्फाबेट की बात की, तो अमूमन देखा जाता है कि 10 में से 8-9 बच्चे तो शब्दों को उल्टा ही लिखते हैं। तो ये कहाँ पता चलेगा कि ये बच्चे में कोई इलनेस है या मतलब कोई प्रॉब्लम है? देखिए क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग करते हैं बच्चों को लिखना आता नहीं है ना, लेकिन जब बच्चा नर्सरी में या प्री स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, 3 साल का बच्चा होता है, तब तो वो कुछ भी उल्टा सीधा लिखेगा। लेकिन बच्चों को समझ आ जाता है, जब आप उसको पूछोगे बेटा ये क्या है, ABC इतना बता देते हैं। लेकिन बच्चे को जब फिर थोड़ा और बड़ा होता है, जब बच्चा राइटिंग करने लगता है, ये तो तभी पता चल पाएगा। डिसलेक्सिया इससे पहले नहीं पता चलती है, अनटिल अनलेस बच्चा लिखने ना लगे या ड्रॉ ना करने लगे। तो जब तक ड्रॉ करेगा तब ही उसको हम पकड़ पाएंगे, उससे पहले नहीं है। हेयरिंग वगैरह का है, कई बार छोटे बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो जब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर उसका बेरा टेस्ट कराता है। जैसे बड़ों में होता है ऑडियोमेट्री, बच्चे में बेरा टेस्ट होता है, क्योंकि बड़े तो बता देते हैं कि मुझे किस फ्रीक्वेंसी तक सुनने आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं बोल पाते हैं, तो उसमें बेरा टेस्ट है, वो एक डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेगा उसके लिए। सर, इसके अलावा योग का जो हमारे साइकोलॉजी है उस पर कितना प्रभाव रहता है? योग का बहुत ज्यादा आजकल इस पे बहुत अच्छी रिसर्च भी है, और वाकई भी योग का बहुत बड़ा इस पे इफेक्ट है। जितने भी प्राणायाम्स बोले हैं वो सब मन को इफेक्ट करते हैं पॉजिटिव वे में। अगर हम योग की डेफिनेशन देखें तो योग चित्त वृत्ति निरोधः बोला है। चित्त का मतलब है मन, वृत्ति का मतलब है जो चित्त की वृत्तियां हैं। वृत्तियां क्या होती हैं, जैसे अहंकार भी है, उसमें द्वेष भी है, घृणा भी है, तो उन वृत्तियों से जो दूर करता है वो योग है। तो योग की तो डेफिनेशन ही में ही मन है, तो ये तो यहीं पे इटसेल्फ इसका पता चल जाता है कि कितना है। और घर पर रह करके आप प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट आसन हैं उनको यूज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उससे क्या है, एक अगर मैं मैकेनिकली भी बोलूं, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो ब्लड का फ्लो बढ़ा देती हैं। शीर्षासन कर सकते हैं ट्रेंड वे में, अगर कोई सिखाने वाला है तभी शीर्षासन करना है, नहीं तो नेक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली देयर इज अ वे। सर, इसके अलावा कोई मिसकंसेप्शंस हैं जो साइकोलॉजी साइकेट्री के लिए है, जो कि अमूमन लोगों में देखने को मिलता है, तो क्या आपको लगता है?
हाँ, मिसकंसेप्शन एक तो सबसे पहले साइकेट्री नाम पे ही मिसकंसेप्शन है। जैसे आपने मेरे से पूछा था पहले कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए ये सोचते हैं कि पागल है। ऐसा नहीं है। जितनी जरूरी आपकी फिजिकल हेल्थ है उतनी ही जरूरी मेंटल हेल्थ है। मिसकंसेप्शन यही है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है उसमें आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा या फिर दिक्कत और बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको उपचार करेगा, जितनी टाइम उसको मेडिसिन देनी है वो देंगे, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी है। सर, आयुर्वेदा का एक पंचकर्मा एक प्रचलित क्रिया है जिसका मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जो साइकोलॉजी है, साइकेट्री है, उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदिक में? देखिए, आयुर्वेद में मेडिसिन भी हैं जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में हम लोग खाने के लिए देते हैं, जिसका काफी अच्छे से प्रभाव भी है और उसका कोई एडिक्शन भी अभी तक तो कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें हमें ये पता चले कि उसका एडिक्शन भी है। वो एडिक्शन फ्री है, एडिक्शन भी नहीं होता है। और साथ साथ में हम उसमें सत्वावधि चिकित्सा, जिसको मैंने काउंसलिंग बोला है, ये खाली पंचकर्म के लिए ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच हम इसको बोलेंगे, जिसमें पंचकर्म भी आएगा, मेडिसिन भी आती हैं, योग भी है, उनका डाइट भी है, डे टू डे एक्टिविटी, रूटीन लाइफस्टाइल करेक्शन भी है। और पर्टिकुलरली मैं पंचकर्मा की बात करूं तो वी हैव शिरोधारा, है ना, कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स हैं जो हम पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स में उन ऑयल का यूज करते हैं। शिरोधारा करते हैं, बस्सी प्रोसीजर है, बस्सी प्रोसीजर वो काफी अच्छा है, उसमें हम एनिमा देते हैं। तो वो क्या करता है, अगर हम ओरली मेडिसिन देते हैं तो उसको पहले वो गट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, वहां से एब्जॉर्ब होगा। अगर हम एनिमा के थ्रू कर देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और बहुत कम क्वांटिटी में बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो बस्ती प्रोसीजर हम लोग कर सकते हैं। एक नसे प्रोसीजर होता है जिसमें नाक के थ्रू हमें मेडिसिन डाली जाती है। तो जैसा रोग है उसके अकॉर्डिंगली हम नाक के थ्रू मेडिसिन डालते हैं, जिससे जो भी ये नाक के स्रोतस हैं और जितनी भी उसको डिप्रेशन में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। या फिर सर्वांग अभ्यंग जिसको बोलते हैं, बॉडी मसाज नॉर्मली जिसको कहा जाता है, सर्वांग अभ्यंग उसको बोलते हैं। और स्टीम दी जाती है, हर्बल स्टीम है, दैट विल बेनिफिट मोर। एंड धूमपान जिसको बोला जाता है, नाक के थ्रू फ्यूमिगेशन किए करते हैं। कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन हैं, उनको बर्न करके जो उसकी फ्यूम्स है, फ्यूम्स को हम इनहेल करने के लिए कहते हैं। तो जो मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट है वो फ्यूम्स के थ्रू जाता है और वो इफेक्ट करता है। एज ए साइकेट्रिस्ट आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिनको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है और उन्हें पता भी नहीं है? इंडिया में तो बहुत सारे हैं और स्टडी 2020 की एक स्टडी है, मैंने पहले भी कोट की है, वो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 14.5% जो हमारी भारत की पॉपुलेशन है उसके 14.5% लोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनको किसी न किसी साइकेट्रिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है। इतने लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ इलनेस या फिर मेंटल हेल्थ इशू या डिसऑर्डर है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो WHO के आंकड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि सुसाइड का सबसे मेन कारण डिप्रेशन है और डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इशू है। बहुत सारी सुसाइड्स होती हैं, मुझे पर्टिकुलर नंबर तो याद नहीं है, बट अगर सुसाइड का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन है तो इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। कोविड के दौरान इस मेंटल इलनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बातें हुई, तो उसके बाद से आपको ऐसा दिखा कि सोसाइटी में असर, कि लोग आपके पास और ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं और खुल के बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं? पोस्ट कोविड डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस देखने को मिले। स्पेशली वो क्यों था, क्योंकि लॉसेस हुए हैं लोगों को, लॉकडाउन था, वो जरूरी था, है ना। तो डिप्रेशन के पेशेंट का नंबर्स बहुत बढ़ गया था। अभी तो क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है तो अभी डाउन हुआ है, लेकिन पोस्ट कोविड डिप्रेशन बहुत ज्यादा था और जिसको एड्रेस भी किया गया है, गवर्नमेंट ने भी एड्रेस किया है, WHO ने भी एड्रेस किया है। आज के समय में लोगों को नींद ना आने की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। मेडिसिन के थ्रू इसका इलाज किया जा सकता है या फिर इसको एक साइकेट्रिस्ट सही कर सकता है, उसे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि
एक तो हमारे पास इतने ज़्यादा गैजेट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक, आप अगर डिजिटल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम रात भर स्क्रॉल करते रहते हैं, तो लाइफस्टाइल की वजह से स्लीप हैम्पर हो रही है। इसमें मैं ये बोलूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है और ठीक भी नहीं है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सपोज आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने स्लीपिंग पिल ले ली, ऑल्दो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन स्लीपिंग पिल अवेलेबल अभी नहीं है, फिर भी लोग खा लेते हैं। अगर स्लीप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको नॉर्मली अच्छी स्लीप नहीं आ रही है, कई बार क्या होता है स्लीप तो आती है लेकिन वो क्वालिटेटिव नहीं होती है, मतलब 5 घंटे पेशेंट सोएगा लेकिन उसको सुबह उठने के बाद फिर भी वीकनेस लगती है, या उसकी स्लीप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सपनों के साथ में भरी हुई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ऐसे में आप होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको प्राणायाम करना है, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा काम करता है इसमें, और रात को सोते टाइम मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मिल्क भी स्पेशली बफेलो मिल्क अगर मिलता है तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि उसमें मेलेटोनिन और ट्रिप्टोफैन थोड़ा ज़्यादा रहता है। ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज़्यादा है तो वो स्लीप को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो मीठा दूध ले सकते हैं सोने से आधा घंटा पहले, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो फीका दूध ले सकते हैं। जो पैर के सोल होते हैं उस पर नॉर्मली तेल की, ल्यूकवार्म तेल की मसाज कर सकते हैं, हेड मसाज कर सकते हैं खुद से, और कई बार अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो तब जा करके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही स्लीपिंग पिल्स अगर वो रिकमेंड करता है तो ले, नहीं करता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आयुर्वेद में बहुत कुछ है स्लीप के लिए, स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए, तो उसमें आपको स्लीपिंग पिल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हमें ज़रूरत है कि हम डॉक्टर के पास जाएं? बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते हैं, और ज़्यादातर ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आजकल तो ठीक है फीमेल्स वर्किंग हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन कुछ अभी भी एक पोर्शन ऐसा है फीमेल्स का जो नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ हैं, उसमें मेरी मदर भी हो सकती हैं, है ना, मेरे घर में भी मेरी सिस्टर भी हो सकती है, सबके घर में कोई ना कोई हाउस वाइफ है जो नॉन वर्किंग है। तो वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ नया नहीं हो रहा उनकी लाइफ में, सब सेम 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 चल रहा है, और उसमें वो लोग एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह करके एक ही चीज रूटीन एक्टिविटी करते करते उनको बहुत सारी साइकेट्रिक इश्यूज, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, हमेशा ही सर में दर्द रहता है, तनाव इतना ज्यादा है कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं उस तनाव के कारण, या कर पा रहे हैं तो उतनी प्रोडक्टिविटी से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे घर पे जो महिला थी वो पहले बिना कुछ तनाव लिए या बिना कुछ प्रॉब्लम आए वो अपना सारा घर का काम करती थी, लेकिन तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि वो कर ही नहीं पा रही हैं, अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना पा रही हैं, हर टाइम सर में दर्द रहता है, या बहुत ज्यादा घबराहट फील होती है, नींद नहीं आ रही है अच्छे से, हाथ पैर कांपते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो आपको ये अगर स्थिति दिखाई देती है, डर लग रहा है, छोटी जगह पे जाने पे, यानी कि जो कंजेस्टेड प्लेसेस हैं वहां जाने पे घबराहट होती है, अपना काम करने, कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले उनको कर ही नहीं पा रहे हैं, स्टेज पे जाने पे फियर हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि आप जा ही नहीं पा रहे हैं, एग्जाम के टाइम पर इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि आप एग्जाम लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस अगर आती हैं तो आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आपको मिलना चाहिए। ओबेसिटी का क्या मेंटल हेल्थ से कोई कनेक्शन होता है? ओबेसिटी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है तो लाइफस्टाइल से ही साइकेट्रिक इश्यूज भी बहुत सारे हैं। ये दोनों कनेक्शन हो सकता है और बहुत सारे केसेस में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में जो पेशेंट रहते हैं उनमें ओबेसिटी कई बार हो जाती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब एक ही जगह पड़े हैं, उठते नहीं है, अपना फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करोगे, आपका जो जंक फूड बहुत ज़्यादा लिया जाता है तो वेट भी गेन होता है, और साथ साथ में साइकेट्रिक इश्यूज भी आने लगते हैं। कुछ लोग एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे होते हैं पहले से ही, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, उन लोगों में भी वजन बढ़ने की देखा जाता है। अगर उन दवाइयों को लेके वजन बढ़ रहा है तो जिस भी डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हैं आप उनसे उस कंसर्न को बताइए। तो सर कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चलते हैं एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। तो मेरा सबसे पहला आपका सवाल है मेंटल हेल्थ। इसके लिए सबको जागरूक होना चाहिए। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत ही खराब चीज है। जी। डॉक्टर।
अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना चाहिए और डॉक्टर की सलाह को मानना चाहिए, जो डॉक्टर बोल रहा है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो ठीक रहेगा। जी, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इंडिया में, और आपको अगर कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है तो आपको अपने साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। न्यूज़ नेत्रा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा इनिशिएटिव है, और आप लोगों को सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। जी, आयुर्वेदा। ये लाइफ साइंस है, होलिस्टिक साइंस है, अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आयुर्वेदा में साइकेट्री डिसऑर्डर्स के लिए बहुत कुछ है। आयुर्वेदा के लिए तो मेरे पास शब्द बहुत कम है, जितने भी शब्द लाऊंगा वो कम ही पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डायनेमिक पर्सनालिटी, ग्लोबली उन्होंने आयुर्वेद के लिए भी काफ़ी कुछ किया है और कर रहे हैं, इंडिया के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं ग्लोबली, और होप सो आगे भी करेंगे। बीइंग ए आयुर्वेदा फिजिशियन, उनके लिए कहना, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से भी कि अगर उनके मन में कोई भी सवाल है तो कि वो डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।